बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विद वीक 2 और इसी वीक का पहला लेक्चर हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़। छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद है आपको सही तरह से समझ आएंगे। आप स्लाइड्स को भी देख लें, इस वीडियो को भी देख लें, साथ ही जो रिकमेंडेड 2 बुक्स हैं उसको भी पढ़ें। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़ कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़ क्या है, यानी हाइपरटेंशन जब होते हैं किसी पेशेंट को उससे हार्ट पर क्या असर होते हैं, हार्ट में और क्या जो डिज़ीज़ है वो काज हो सकते हैं। हाइपरटेंशन जिस तरह आप लोग सब जानते हैं, द इंक्रीज़ इन द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जो बेसिक डिफिनीशन है हाइपरटेंशन की वो क्या है, हम किस पेशेंट को कहेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास है 100/10 बाई सपोज़ आप ले लें 70। ये उसका बेस लाइन जो ब्लड प्रेशर है वो है। अब किसी वजह से इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हम किस पेशेंट को कहेंगे कि इस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की वो क्राइटेरिया है वो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि उसकी बुनियाद पे हमने उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई हैं। अगर 140/90 से किसी का ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, और बेस लाइन से जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इससे ज़्यादा है और 140/90 से कम है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, फिर इसके जो क्लासेस है क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड फाइनली हम जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी की बात करते हैं, जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 200 क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या कलेक्टिवली हम इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉर लॉन्ग टाइम अनट्रीटेड रह जाते हैं और परसिस्टेंटली वो हाई होता है तो इससे हार्ट पर क्या असर होता है, हार्ट में कौन कौन से डिज़ीज़ जो है वो काज हो सकते हैं। तो आज हम ये डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़ कब डेवलप होगा, जब हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में रह जाए, अनट्रीटेड रह जाए, विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो रह जाए फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, हाई रह जाए तो इससे क्या होता है, हार्ट पर जो डिमांड होता है वो ज़्यादा होता है। किस तरह होता है कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं, जब हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए डिमांड जो उसका होता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी हाई डिमांड की वजह से जो हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है ये सेकेंडरी इफ़ेक्ट होता है, ड्यू टू द हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो इसी से हमारे पास हाइपरटेंसिव हार्ट डिज़ीज़ क्रिएट होगा। अच्छा, तो ये हमें किस तरह पता चलेगा, एक है हमारे पास प्रेशर ओवरलोड, कि प्रेशर जो है वो हार्ट पर बढ़ जाएंगी, ब्लड ज़्यादा आएंगे और निकलेंगे कम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर ओवरलोड होगा। तो प्रेशर ओवरलोड को ओवरकम करने के लिए हमारे पास वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वो हाइपरट्रॉपिड होगा, उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, हाइपरटेंशन जो है वो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अफेक्टेड है। तो इसका मॉर्बिडिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो उसका बॉडी जनरलाइज बॉडी पर भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसके अलावा जो वाइटल आर्गन हमारे बॉडी की है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट
होता है, लाइक हार्ट पर भी इटसेल्फ उसका इफ़ेक्ट होता है, जो कि आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रेन पर भी हो सकता है। ब्रेन पर क्या इफेक्ट हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से। और इसी तरह किडनी पर भी उसका इफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन ड्यू नेफ्रो हाइपरटेंशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो वाइटल आर्गन है ये भी इससे अफेक्ट होता है। अब परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे हार्ट में, ठीक है, हार्ट की जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरह अफेक्ट होगा। तो इनिशियली जब हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाती है तो हमारे हार्ट जो है वो उसको के साथ अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब इसकी एडाप्टेशन क्या हो सकती है? हाइपरट्रॉपी। जिस तरह 3rd सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास सेल जो है वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो अब हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसके साथ अपने आप को हार्ट जो है वो एडॉप्ट करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइपरट्रॉपी, ठीक है। लेकिन ये जो एडाप्टेटिव कैपेसिटी है ऑफ द हार्ट वो लिमिटेड है। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और तब फिर भी हाइपरटेंशन जो है वो परसिस्टेंट रह जाते हैं, तो हमारे पास वेंट्रिकल्स जो है वो चले जाते हैं इनटू द डिसफंक्शन, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट जो है वो डायलेट हो जाते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाते हैं, और इवेंचुअली जो है आखिर में हमारे पास सडन डेथ जो है वो भी वाक़या हो सकते हैं। मोस्टली जो हमारे पास हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है वो हमारा लेफ़्ट साइड जो है वो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड जब निकलते हैं एओर्टा के थ्रू वो लेफ़्ट साइड से निकलते हैं। तो जब सिस्टेमिक एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली इसका इफ़ेक्ट लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट पे होगा, ठीक है। अगर किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन है, जिस तरह 114/90 से ज़्यादा है, लेकिन वो पर लॉन्ग टाइम के लिए रह जाते हैं, तो वो भी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी डेवलप कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हमारे पास हाइपरटेंशन सिस्टेमिक एओर्टा में नहीं है बल्कि पल्मोनरी विसल्स में है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पल्मोनरी विसल क्या करते हैं? राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड ले जाते हैं टुवर्ड द लंग्स। अब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बर्डन हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट पे आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे राइट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़, जिसको हम सो कॉल्ड कोर पल्मोनेली भी कहते हैं। अब लेफ़्ट साइडेड की तरफ आते हैं, जिसको हम सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या लेफ़्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हमारा जो मेन रेजिस्टिव आर्गन एरिया होता है वो एओर्टा या जो आर्टीरियल बेड है वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी होगा, एडाप्टेटिव कैपेसिटी है, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे लेकिन डायलेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो हार्ट का वेट है, ऑब्वियसली जब हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका मास बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल मास है वो 320 to 360 ग्राम है, तो वो बढ़कर 500 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जो वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके नॉर्मल थिकनेस जो है वो 1.2 से लेकर 1.4 सेंटीमीटर तक है, लेकिन इसी हाई बर्डन ऑफ द वर्क की वजह से वो भी 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाते हैं। और जैसे ही टाइम गुज़रते जाते हैं तो ये जो थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है ये और भी बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली इट बिकम स्टिफ, ठीक है, जिसकी वजह से वो ना सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना सही तरह से डायलेट हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड उसमें सही तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। तो ब्लड कहाँ पर रहते हैं? लेफ़्ट एट्रियम की में जो है वो एकमुलेट होगा और वो वहाँ पर डायलेट होगा। अगर प्रोलॉन्ग टाइम, जिस तरह पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक ये रहा, ठीक है, तो इवेंचुअली एट लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फिर वेंट्रिकल डायलेट होगा, ठीक है। तो सिंपल बात ये है
कि इनिशियली जब हमारे पास लेफ़्ट साइडेड या सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, मास ऑफ द हार्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, थिकनेस ऑफ द वॉल जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक ये रहा तो ये जो वॉल है ये स्टिफ हो जाएंगी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो हाइपरट्रॉफी के साथ साथ डायलेट भी होगा। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी सिस्टेमिक यानी लेफ़्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ में? तो यूजुअली जब ये माइल्ड कंडीशन में होता है तो इसका कोई साइन सिम्टम नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन अगर कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन कर ले तो उसका ब्लड प्रेशर हाई आएगा, सिम्टम तो नहीं होगा लेकिन उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई आएगा। अगर आप ईसीजी पर देख लेंगे या इको पर देखते हैं तो वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो शो करेंगे। चेस्ट एक्सरे पर कार्डियोमेगेली होगा, हार्ट का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक ये रहा तो ये मल्टीपल जो हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल और डिजीज़ को काज कर सकते हैं, लाइक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस भी कर सकते हैं, रीनल डैमेज भी कर सकते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक जो है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है ब्रेन में वो कर सकते हैं, एंड फाइनली सडन डेथ भी इससे हो सकते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड टाइप, दैट इज़ द राइट साइड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ को हम कोर पल्मोनेले कहते हैं। तो कोर पल्मोनेले में क्या होगा, एक तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा लेकिन साथ ही डायलेशन भी होगा। हमने लेफ़्ट साइड में ये बता दिया कि वहाँ पर इनिशियली लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा और जब सिवियर कंडीशन आ जाती है, एंड स्टेज आ जाते हैं तो उसमें डायलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट से जो है वो हाइपरट्रॉफी एंड डायलेटेशन हो सकता है, ठीक है। और ये फिर कन्वर्ट होगा जब ये एडाप्टेटिव कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये जाएंगे टुवर्ड द राइट साइड हार्ट फेलियर। आपका इसका जो प्राइमरी काज जो है वो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, यानी पल्मोनरी जो आर्टरीज़ है वो नैरो हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे साथ एक तो पल्मोनरी की जो विसल है वो डैमेज होगा और दूसरा लंग का जो पेरेन्काइमा है, जो एल्विलाई है, वो भी इससे इफेक्ट होगा। अच्छा, जो राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन एंड हाइपरट्रॉफी जो है ये हमारे पास जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ा था कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकते हैं और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। अब पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जो है ये एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रॉनिक भी हो सकते हैं। एक्यूट जिस तरह हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये होते हैं कि जब पल्मोनरी विसल में कोई एम्बुलस जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो इसी तरह ये भी एक्यूट कंडीशन में हो सकते हैं। और क्रोनिक कंडीशन ड्यू टू द प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, या तो प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन या क्रोनिक लंग डिजीज़ है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वजह से ये हो सकते हैं क्रोनिक। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स किस तरह होंगे, तो अगर एक्यूट कोर पल्मोनेले हैं तो उसमें राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन होगी, ठीक है, जबकि क्रॉनिक में क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। और एक्सट्रीम कंडीशन तक ये जब चले जाते हैं तो इसमें थिकनेस ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर वॉल होगा। अब हमने लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी पढ़ा कि अगर उसकी सीवियर कंडीशन हो जाती है तो द लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल जो है वो थिकन जो है वो थिकनेस उसकी जो है बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी थिकनेस बढ़ेंगी और इसकी थिकनेस जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की या तो बराबर होगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, या उससे और ज़्यादा होगा, यानी 4-5 सेंटीमीटर तक ये चले जा सकते हैं। बाकी जो डायग्नोसिस वहाँ पर हमने पढ़े, जिस तरह चेस्ट एक्सरे है, ईसीजी है, इको है, तो यहाँ पर भी सेम डायग्नोस्टिक टूल्स जो है वो यूज़ होगा। एंड एट द एंड इसकी मैनेजमेंट क्या है, तो जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि द प्राइमरी रीज़न जो है उसके लिए ये परसिस्टेंट हाइपरटेंशन है, तो आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें, ठीक है, और साथ ही उसको ट्रीट भी करें, ठीक है, ताकि वो सीवियर कंडीशन में ना चले जाए और हमारे हार्ट को जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करे। अगर राइट साइडेड प्रॉब्लम है, कोर पल्मोनेले है,
तो इसमें ऑब्वियसली फ्लूइड की एकमुलेशन ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग डायरेटिक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्यूरिसिमाइड एक्सेट्रा जो है वो आप यूज़ सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकाले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, दिस इज़ शॉर्ट लेक्चर। आप लोग इसको देख लें, एंड एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।